ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल जो फेड का फैसला आया, मार्केट का रिएक्शन, और अब हम 2024 को एंड करने जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ी हैं। उनसे बात करते हैं। और देवीना जी रिसर्च में टॉप ग्रेट शख्सियत में मानी जाती हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट को भी अच्छे से समझती हैं, क्या करना चाहिए। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। कल जो फेड ने डिसाइड किया, उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन आया ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में इन पर्टिकुलर, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? गुड मॉर्निंग अनुज, और आपको और आपके दर्शकों को भी नववर्ष की एडवांस में शुभकामनाएं, बिकॉज मुझे लगता है अगली बार तो 2025 में ही मिलेंगे। जहाँ तक फेड का सवाल है, इतना कुछ अप्रत्याशित तो नहीं हुआ। ये तो 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का किसी ने कट एंटिसिपेट भी नहीं किया था। बट ये चीज जरूर है कि अब जो अगले साल के कट हैं वो अब उन्होंने कहा है काफी कम होंगे। कि अगले पूरे साल में हम खाली अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि ½ % ही कट करेंगे। तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो हमेशा ही लगता था कि मार्केट हमेशा ज्यादा पहले ही सोचती है कि कट हो जाएगा। सबसे पहले सोचती थी कि 2022 में ही सेकेंड हाफ में कट हो जाएंगे, फिर था कि 2024 के शुरू से ही कट शुरू हो जाएंगे। तो मैं उस कैंप में कभी रही नहीं हूँ, क्योंकि एक बार जब महंगाई इतनी बढ़ती है तो इतनी जल्दी घटती नहीं है। तो 2022 में भी हमारा अनुमान था कि 2025 से पहले महंगाई की जो मुद्रास्फीति की दर है अमेरिका में, वो 2% तक नहीं आ पाएगी। 2025 का अंत हो जाएगा। अब तो लग रहा है 2% होते होते 2027 हो जाएगा, जो फेड का अनुमान है। जहां तक मार्केट के रिएक्शन का सवाल है, अक्सर ये होता है कि जिस दिन कुछ ऐसा खबर आती है, उस दिन का जो मार्केट का रिएक्शन होता है वो जरूरी नहीं कि वही सस्टेन करे। अगले दिन बहुत बार रिवर्सल भी आता है। और इस बार आप देखें तो S&P और नास्डैक दोनों 30% के करीब इस साल चल चुके थे कल कल के रिएक्शन से पहले। और ऑल टाइम हाई भी आपको नजर आया। तो उस तरह से आप देखें, तब भी कभी ना कभी कोई भी चीज एक तरह से कारण या निमित्त बन के आती है। लेकिन मार्केट में उतना करेक्शन तो होता ही है, चाहे भारतीय बाजार हो चाहे अमेरिकी बाजार हो। इतना कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुई। अनहोनी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अनहोनी के चांसेस अगले साल हैं क्या मार्केट में, या अभी भी ये मार्केट आपको ठीक ठाक लेवल पर दिखता है? अब हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर। अभी मुझे 1-2 साल के हिसाब से मार्केट में बहुत मेन स्ट्रीम इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप वो मार्केट से निकल जाना चाहिए या बहुत सारा कैश रखना चाहिए। तो जो भी आपका इक्विटी का एलोकेशन है, जितना भी आप समझते हैं कि आपको शेयर मार्केट में होना चाहिए, उतना भर निवेशित रहने का ही समय है। अगर आप भारतीय बाजारों को भी देखें तो मैंने पिछले 17-18 साल का डेटा देखा था, तो हर वर्ष मेरे ख्याल 4 साल ही ऐसे थे जिसमें 10% से कम का करेक्शन रहा, जिसमें एक 2023 भी था। तो आप सोचो, तो अब 2 साल में आपका जो मैक्सिमम इस साल वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल 11% के करीब टॉप से नीचे गया था। तो अगेन कुछ ऐसा चीज नहीं है जो नहीं होता है बाजार में, इतना भर तो होता ही है। इस बार आपने देखा कि उतार चढ़ाव मार्च में हुआ, जून में हुआ, नवंबर में हुआ, लेकिन हर बार वो कुछ ही समय रहा और फिर मार्केट आगे बढ़ गई। जो मेरे लिए, मैंने इतना नहीं एंटिसिपेट किया था कि स्मॉल कैप ने भी अभी तक बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है। पर वहां पर अभी भी मैं कहूंगी कि मुझे रिस्क लगता है, क्योंकि वही सेगमेंट होता है जहां जब बाजार गिरने लगता है तो आपको अक्सर एग्जिट ही नहीं मिलता है, आप निकल ही नहीं पाते हो। जो स्टॉक एक तेजी में चढ़ते हैं, वो अगली तेजी में वो अलग ही स्टॉक्स होते हैं। स्मॉल कैप्स में यही पैटर्न रहा है हमेशा से कि वो जो बहुत ज्यादा चलते हैं स्टॉक, वो जब गिरते हैं, वो जरूरी नहीं कि जब वो 5 साल बाद फिर तेजी है तो वही वाले स्टॉक चले। तो वहां थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और बाकी भी आप जहां भी निवेशित रहे, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब की बातें मैं बहुत बार कर चुकी हूँ आपके चैनल में। तो वो सब चीजें सोच समझ कर ही, पर ऐसा समय नहीं है कि आप बाजार से निकल जाएं। जी देवीना मैम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ और मेरी तरफ से भी आपको मैम अग्रिम शुभकामनाएं 2025 की। मैम, ये आने वाले जो अर्निंग्स कैलेंडर में बैंक्स में आप अर्निंग्स कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं? और एक और चीज़ मैम, यूएस में रेट कट्स हो गए बट भारत में वो प्रक्रिया अभी तक, कंसिडरिंग आवर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, वो शुरू नहीं हुआ। और इस बार के जीडीपी के आंकड़े भी देखे मैम आपने, लाइकली आपके अनुसार ये रेट
कट की प्रक्रिया भारत में कब शुरू होगी, एंड योर टेक ऑन बैंक्स राइट नाउ? मेरे हिसाब से जो नए आरबीआई गवर्नर आए हैं उनके सामने जो स्थिति है वो मुश्किल स्थिति है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि जीडीपी नंबर उतने अच्छे आए नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर बना हुआ है। ये जरूर है कि उसमें बहुत सारा जो मुद्रास्फीति है वो खाद्य पदार्थों से आ रही है, फूड से आ रही है, जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो भारत में जो उपभोक्ता है उसका जो कंजम्पशन बास्केट है, जो वो महीने का खरीदते हैं, उसमें वो खाद्य पदार्थ बहुत बड़ा मायने रखते हैं। तो अगर आपका फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो सब चीजों में धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, वो एक चीज है। दूसरी तरफ आप देखें तो रुपया भी कमजोर होता जा रहा है और आरबीआई कुछ हद तक उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप इस समय ब्याज दरें घटाते हैं तो वो तो मतलब जो अर्थव्यवस्था का जो जो कैलकुलेशन होता है, एक्सचेंज रेट का जो कैलकुलेशन होता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, ब्याज दरें घटाएंगे तो आपकी करेंसी और कमजोर होगी। तो वो एक और चीज है जो रिजर्व बैंक को किसी तरह से नियंत्रित करनी है। तो सामने मुश्किलें ज्यादा है, आसान निर्णय नहीं है। और बैंक्स का जहां तक सवाल है, बैंक्स में वैसे अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उस समय बैंकिंग में मार्जिन बढ़ते हैं, क्योंकि होता ये है कि जो आपने लोन दिया हुआ है उसमें तो आपकी नई ब्याज दरें उसी समय आ जाती हैं, जबकि डिपॉजिट में ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़ती हैं जब वो डिपॉजिट रोल ओवर होता है। ऑफकोर्स अभी तो डिपॉजिट का थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए भी ब्याज दरें डिपॉजिट साइड पर भी ऊपर की तरफ प्रेशर रहता है। और दूसरा, बैंकिंग में इशू रियली मतलब एक तिमाही के रिजल्ट का नहीं होता है, वहां पर है कि क्रेडिट साइड पे क्या हो रहा है। आप अगर देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था में आपको प्रेशर नजर आएगा। आपने जीडीपी ग्रोथ की तो बात की, पर आप देखें तो अभी जो गोल्ड या सोने के अगेंस्ट जो लोन लिए जाते हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, और वो दिखाता है क्योंकि वो आप अपनी जो गहने गिरवी रखते हैं जब स्थिति खराब होती है, आप अनसिक्योर्ड लोन काफी बड़े हैं, वो सब चीजें थोड़ा शायद प्रेशर पहले फिनटेक एनबीएफसी यहाँ पहले आए, क्योंकि बैंक तो थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव होके चलते हैं, बट ओवरऑल ये अर्थव्यवस्था में एक क्रेडिट का रिस्क भी मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। अच्छा मैम, अब सबसे एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो एक बहुत पेन से गुजर रहा है लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद, मतलब दैट्स एफएमसीजी। मेरे ख्याल से इस अक्टूबर नवंबर के प्राइस डैमेज में सबसे सीवियर प्राइस डैमेज यही हुआ मैम। इन्फ्लेशन स्टिल हाई, और अभी आपने मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में जो लास्ट वीक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो टिप्पणी थी रिगार्डिंग Q3, उसको भी सुना होगा मैम। क्या ये स्पेस आपके रडार पे है आफ्टर दिस प्राइस रिट्रेसमेंट जो हमने देखा अक्टूबर नवंबर में उसके बाद? देख रहे हैं, पर अभी लगता नहीं कि उसमें, बल्कि एक 3-4 महीने पहले लगता था कि शायद एफएमसीजी का मतलब खराब वक्त निकल गया है और शायद अब उसको देखने का वक्त है, पर उसके बाद से तो स्थिति खराब ही हुई है। मेरे ख्याल ये एक मेजर सेक्टर है जो इस साल के लिए फ्लैट या थोड़ा डाउन है, अगर आप सेक्टर इंडेक्स को देखें तो। और अभी भी जैसा आपने कहा कि ग्रोथ पर भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन पर भी प्रॉब्लम है, तो अभी एकदम से तो वो ये सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, देवीना जी, इस मार्केट में सबसे ज़्यादा जो रैली आई है वो आई है स्टॉक मार्केट प्लेस में, चाहे वो एक्सचेंजेस रहे हों या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकरेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। ये रैली कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? इस सेक्टर में हम साल के पहले जो भाग में ओवरवेट थे, पर अब नहीं है। अब हम लोग के पास इस सेक्टर में बहुत विशेष कुछ नहीं है। अब देखते हैं इस बार अब तिमाही खत्म हो रही है, जनवरी के शुरू में एक बार फिर से देखेंगे जड़ से कि क्या अच्छा लगता है। अभी तो हमारे रडार पे ये बहुत हाई आया नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा 2-3 हफ्ते की बात है, फिर एक बार देखेंगे, शायद कुछ नजर आए। फिलहाल तो जहां हम लोग ओवरवेट है वो है फार्मा, आईटी, ऑटो कंपोनेंट्स,
ये सब में क्लियर ओवरवेट होगा। कैपिटल गुड्स मशीन इंडस्ट्रियल मशीनरी जो 3 साल से ओवरवेट था, अब हम लोग थोड़ा मार्केट वेट से कम ही है, थोड़ा स्लाइटली अंडरवेट है। तो ब्रॉड तो ये है। एफएमसीजी जैसे मैंने बोला, देख रहे थे कि शायद अब बॉटम आउट हो गया, लेकिन अभी फिर स्थिति थोड़ी खराबी हो गई। ये जो आपने दो सेक्टर की बात की, आईटी और फार्मा, इसमें से आईटी में तो बहुत बड़े मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं और फार्मा में भी डिसेंट मूव्स रहे हैं, तो इन लेवल्स पर भी ओवरवेट होने का अगर आप दोनों सेक्टर्स में एक अपना थीसिस बता सकें तो? अभी भी ओवरवेट है, बिकॉज फार्मा आईटी आप देखें तो बहुत लंबे समय तक, बीच में कई साल काफी खराब परफॉर्मेंस रहा। तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि 2021 और 22 और 23 में क्या हुआ। तो अभी 24 में तो खैर अच्छा किया है, नो डाउट। फार्मा का तो जो अंडर परफॉर्मेंस था वो इवन लॉन्गर टर्म, आप इस साल से पहले 5-6 साल का देखें तो फार्मा ने बहुत अच्छा नहीं किया था। तो हम लोग पिछले साल से 2023 से फार्मा पे ओवरवेट हैं। अभी तो खैर मतलब इतना चलने के बाद वो सेक्टर थोड़ा रुक सा गया है, पर अभी भी हमारा जो उस पे थीसिस है, जो आउटलुक है, वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ, अच्छा मैम, ये अगर आपने हाल फिलहाल में निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स पे एक नज़र डाली हो, मतलब मेरे ख्याल से 22-24% का रिट्रेसमेंट हायर लेवल से पीएसयूज में काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ है। वो जून जुलाई अगस्त का जो टाइम फ्रेम था उसमें हमने प्राइस डैमेज देखा था डिफेंस में, हमने रेलवे स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट देखा था, बट इस बार का प्राइस डैमेज बाकी सभी कंपनियों पे हुआ है। लुक एट कोल इंडिया, एनटीपीसी। अभी पीएसयूज में मैम आप लोगों ने कुछ ऐड किया हो बीते एक महीने में, या फिर ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहे हो? नहीं, अभी हम लोगों ने इधर कुछ ऐड नहीं किया है। और आप कुछ हद तक देखें, जिस टाइम ये स्टॉक्स चल रहे थे, चाहे वो पावर सेक्टर में हो चाहे रेलवेज में हो, अगर आप उन लोगों से बात करते जो इन सेक्टर में काम करते हैं, वो सब बोलते थे, या फॉर एग्जांपल शिपयार्ड्स और इस तरह की चीजें, कि मतलब हमको तो समझ नहीं आता कि किस कारण से इस लेवल तक पहुंच गए हैं स्टॉक्स, क्योंकि बिजनेस में इतना बड़ा कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो ये जब इस तरह की किसी भी थीम पे बहुत ज्यादा लोग घुसने लगते हैं, वो हद से ज्यादा गुजर जाती है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा मैंने कभी इक्विटी में निवेश नहीं किया, मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू भी नहीं, और उन्होंने बोला कि मेरे मित्रों ने डिफेंस में बहुत पैसा बनाया है, वहां डालना चाहिए क्या। मैंने कहा जब बात आप तक पहुंच गई है तो आप यही समझ लीजिए कि वो कहानी खत्म हो चुकी है। और इस साल मैं देख रही थी कि जितने भी डिफेंस के थीमेटिक फंड्स आए थे, उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। तो वो थीमेटिक फंड अक्सर ही पीक के आसपास आते हैं, तो ये चीज समझनी चाहिए। तो जब थीम बहुत पुरानी हो जाती है, तब शायद जस्ट ऊपर से नीचे आ गई इस थोड़ा, इसके कारण आप वापस उसमें घुस जाएं, ऐसी कहानी नहीं होती है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और दिन तारीख है आज 19 दिसंबर, और मेरे ख्याल से जब अगली मुलाकात होगी, आपसे बात होगी, मेरे ख्याल से 2025 होगा। तो एक बार फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं नववर्ष की। आपको भी। आते हैं अब, चलिए अब, धन्यवाद मैम।